हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वैद्युत अपघटन के आगे की विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो इसमें अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें से ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, एक कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना हम मार्केट से लेकर के आए हैं, तो घर की पुताई करने के लिए उसको हम जल में डालते हैं तो खौलने लगता है। खौलता इसलिए है कि उसमें से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने के कारण से वो उबलने सा लगता है। दूसरा उदाहरण ग्रेफाइट अर्थात कार्बन, या हम लकड़ी को समझ लें। लकड़ी का दहन करें अर्थात उसको जलाएं तो उसको जलाने पर ऊष्मा मुक्त होती है। लकड़ी जल रही है, उसके समीप हम अपने हाथ को लेकर के आएँ तो देखें हाथ हमारा जलने लगता है, तो ये किसके कारण से होता है? क्योंकि वहाँ से ऊष्मा मुक्त होती है। कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसे ही इसी प्रकार से मीथेन का दहन करने पर भी ऊष्मा मुक्त होती है। मीथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगली अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप इसको हम समझेंगे, ग्लूकोज को यदि हम अपनी जीभ पर रखें तो ऊष्मा अवशोषित होने के कारण से हमको ठंडा लगता है। इसी प्रकार से एल्कोहल है, एल्कोहल को हथेली पर रखें तो ठंडक महसूस होती है। इसके कारण से होता है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। और उदाहरण इसका जानेंगे हम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। N2O2 ये रिएक्टिव होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, पर ये वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा जब तक से हम बाहर से इसमें 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा इसको ना दें। इसी प्रकार से हाइड्रोजन तथा आयोडीन संयोग करके हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं। यह भी किसका उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन आयोडीन अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अभिक्रिया तभी यहाँ पर संभव होगी जब यहाँ हम जो है इनको लगभग 12 किलो कैलोरी ऊष्मा देंगे, तब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और आयोडीन अभिक्रिया करेंगे और आयोडीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, आगे है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा जो है थोड़ी सी लंबी है, तो जो भी विभिन्न प्रकार की इसकी अवधारणा है नोट्स कंप्लीट करें और इस वीडियो को देखें, ध्यान समझें, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पुरानी अवधारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण होते क्या हैं? ऑक्सीकरण वह क्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन योग करे, संयोग करे और हाइड्रोजन पृथक हो, अलग हो, तो इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन, सी मतलब ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 का निर्माण कर रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऐसे ही सल्फर है, ऑक्सीजन से योग करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, तो ये दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये जो है ऑक्सीकरण हो गए। अगली अभिक्रिया देखिए, Zn+2HCl मतलब जिंक जोड़ हो हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्टिव हो तो यहाँ पर क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम थोड़ा सा जिंक का चूर्ण डालें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, विस्थापित होती है। तो यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन पृथक हो रही, अलग हो रही है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। तो इसका उल्टा, ऑक्सीकरण का उल्टा जो होता है वो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है।
ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन का योग होता था, हाइड्रोजन का पृथक्करण होता था। परंतु अपचयन क्या है, अपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, संयोग होता है। जिसे देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड है, इसका जो है कोक या कार्बन के माध्यम से अपचयन होता है, मतलब तो जिंक जो होती है यहाँ से अलग हो जाती है, ओ सॉरी ऑक्सीजन जो होता है अलग हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन पृथक हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा। दूसरे में भी CuO हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन होता है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन अलग हो जा रही है। तो इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अगली अभिक्रिया है H2 + Cl2 2HCl। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का योग हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी अपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो पहले ऑक्सीकरण देखेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो कोई भी परमाणु, अणु या आयन यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिए सोडियम का परमाणु है, सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम का आयन बना रहा है, तो यहाँ पर जो है देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए ये यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो है सोडियम का परमाणु है। अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखिए यहाँ भी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त कर रहा है, त्याग कर रहा है, इसलिए इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगला है फेरस आयन, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके फेरिक आयन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इन तीनों रासायनिक तीनों अभिक्रियाओं में जो है इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण हो रहा है, या हम कह सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं, इसलिए ये सभी उदाहरण ऑक्सीकरण के हैं। यहाँ परमाणु है, यहाँ अणु है, यहाँ आयन है, तो परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी का उल्टा होता है अपचयन। परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वह अपचयन कहलाती है। परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। रिएक्शन में देखिए क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन का निर्माण कर रहा है। यहाँ है क्लोरीन का अणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना रहा है। और अगला है क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के उपरांत ये जो है क्यूप्रस आयन में परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब यहाँ देखिए क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ क्लोरीन का अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पर कॉपर का जो आयन है, क्यूप्रिक आयन है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। इसके बाद है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती, पहले हम इसको जानेंगे। किसी परमाणु या परमाणु समूह पर, परमाणु या परमाणु समूह पर उपस्थित आवेशों की मात्रा, उसकी मतलब ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। परमाणु या परमाणु समूहों पर उपस्थित आवेशों की मात्रा या आवेशों की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है, वह क्रिया जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण कहलाता है, या वह क्रिया है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ देखिए जिंक है, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या ऊपर लिखी गई है 0 है, तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ करके
यहाँ देखिए जिंक आयन हो जा रहा है, इसका मतलब 0 से 2 हो गया, मतलब जिंक की ऑक्सीकरण संख्या में 2 की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला है ऐसे ही स्टैनिक क्लोराइड है, देखिए SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है स्टैनिक क्लोराइड में, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ बदल करके बढ़ करके हो जा रही है +4। तो टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 मतलब बढ़ रही है, 2 से 4 होगी, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो जब भी ऑक्सीकरण तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अपचयन इसका उल्टा होता है, अपचयन वह क्रिया है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अपचयन वह क्रिया है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन अणु है, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहाँ क्लोराइड आयन है जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जा रही है। तो 0 हम जानते हैं बड़ा होता है, -1 छोटा होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में 1 की कमी हुई, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।